तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी वेस्टर्न ड्राई पार्ट जो है प्रेरीज का, वहाँ पे कैटल्स का जो रियरिंग किया जाता है वो मीट के लिए किया जाता है। इतनी बात हमने लास्ट क्लास तक कर ली थी। तो आज ये हम नॉर्थ अमेरिका का 4th वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं जो एबोरिजिनल्स इनहैबिटेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए जो एबोरिजिनल्स इनहैबिटेंट्स हैं उसमें रेड इंडियंस आते हैं और एस्कीमोज आते हैं और इन्यूट्स आते हैं। अब इसमें डिटेल से थोड़ा सा बात करते हैं कि रेड इंडियन कौन है, एस्कीमो और इन्यूट कौन है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए पिक्चर में, यहाँ देखिए ये आप देख रहे हैं कि ये एस्कीमो का डायग्राम है और ये इनका आप देख सकते हैं आइस का बना हुआ एक ये डोम शेप स्ट्रक्चर है और इसमें आप थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, इसको बोलते हैं इग्लू। तो एस्कीमो का जो हाउस होता है आइस, ये देखिए क्यूब से बना हुआ है, ये बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं तो इससे इन्होंने बना रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इग्लू। तो इग्लू के अंदर अगर कोई पर्सन है तो उससे जो यहाँ की कोल्ड विंड्स होंगी उससे वो बच जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये हैं इन्यूट्स, ये हैं इन्यूट्स, ठीक। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक अच्छी पिक्चर है अपने पास रेड इंडियन की, ये तो ऐसा आपने अक्सर आई होप डिस्कवरी चैनल में या किसी मूवी वगैरह में आपने ज़रूर देखा होगा ये इस तरह से, ठीक। अच्छा, ये रेंडियर हैं, है ना, रेंडियर हो गए। और जो इनकी गाड़ी होती है स्लेज, उसको खींचने के काम आते हैं ये। और ये यहाँ दो चीज़ें आप देखिए, एक तो ये बोट आप देखिए, ये जो आप बोट देख रहे हैं, इस बोट के अंदर ये बैठा हुआ है ना, इस बोट को बोलते हैं कयाक। ये बोट क्या है, कयाक। और ये जो इसने शिकार करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, इसमें इस वाले पार्ट को, ये जो है इसको बोलते हैं हार्पून, ठीक, ये है हार्पून। तो जो एस्कीमो हैं, ये इनका जो घर होता है ये किससे बना होता है, बर्फ़ से बना होता है और इसे क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। और ये यूज़ करते हैं किसका, डॉग्स का और रेंडियर का, किसके लिए, इनकी जो गाड़ी होती है उसको खींचने के लिए। और इनका जो बोट होता है वो सील के स्किन से और बोन से बना होता है। अब सील क्या है आगे देखते हैं। और इनका जो बोट है उसको बोलते क्या है, कयाक। तो ये वर्ड याद रखना है, कयाक। और एक वर्ड याद रखना है आपको, इग्लू, ठीक। और एक वर्ड याद रखना है, हार्पून, ठीक। अब देखिए, हम सील की बात कर रहे थे। सील क्या है, ये एक मैमल है। क्या है ये, मैमल है। तो भाई मैमल है, इसको इसका नेम क्या है, तो इसका नेम है पिनिपेड्स। इसका नाम क्या है, पिनिपेड्स या सील। अब ये जो सील है ये कार्निवोरस है, ठीक। और इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये इसके फिन्स हैं और यही इसके क्या हैं, यही इसके हाथ हैं और पैर, है ना, यहाँ पे ये इसका हाथ हो गया, इधर इसका पैर रहेगा। तो यही इसके जो फिन्स हैं वही, यानी कि जैसे हमारे हाथ पैर हैं, तो क्योंकि हमारे ही ग्रुप से बिलोंग करता है, हम भी मैमल्स हैं, ये भी मैमल्स हैं, तो हमारे जो हाथ पैर हैं तो इनमें जो इनके फिन्स हैं, इनका जो बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये किससे सिमिलर होगा, जैसे हमारा हाथ पैर है, ठीक। अच्छा, अब ये जो सील हैं इनको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग इनको नेम दिया गया है। जैसे अब फर्स्ट वाले को देखें, ये जो है ये न्यूजीलैंड फर सील है, ये न्यूजीलैंड फर सील है। तो इसमें ये इसके अब देखिए ये फर्स निकले हुए हैं। और ये जो सेकंड वाला है ये सदर्न पोल एलिफेंट सील है, काफ़ी इसका बड़ा साइज़ होता है ना, ब्लैक कलर का है, एलिफेंट जैसा लगता है दूर से। तो इसको ये सदर्न पोल में मिलेगा, एक ये हो गया। फिर अब इसको देखिए, ये दूर से ऐसा लग रहा है जैसे लॉयन जैसा, है ना, इसका कलर देखिए ऐसा है, शेर जैसा लग रहा है। तो ये नॉर्दर्न पैसिफिक रीजन में मिलता है, स्टीलर सी लॉयन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सी लॉयन। अब देखिए इसकी हाइट कितनी हो सकती है, 3 मीटर तक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है ना। और इसका वेट कितना हो सकता है, 1000 kg तक, ऑलमोस्ट लैंड जितना ही इसका पूरा फिजियोलॉजी हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्थ पोल पे
नॉर्थ पोल पे आर्कटिक रीजन में ये जो सील है इसको बोलते हैं वालरस। ये देखिए इसमें इसकी खास पहचान है, इसमें ये दांत निकले हुए हैं, ठीक। फिर इसके बाद ये देखिए ये जो सील है ये कलर इसका कैसा है, ग्रे है, तो ग्रे सील हो गया, है ना। ट्रू सील भी इसको बोलते हैं। ईयरलेस सील, कान इसमें नहीं है, ईयरलेस सील बोलेंगे। नॉर्थ अटलांटिक रीजन में ये मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा इसी की जो स्किन है और इसी की जो बोन है उसी से क्या बनाते हैं, ये जो बोट है इसी चीज़ से बनी हुई है, ठीक। चलिए, तो ये हमने बात कर ली। अब जो एस्कीमो हैं, अब ये समझते हैं कि एस्कीमो जो टर्म है ये किन लोगों के लिए यूज़ की जाती है। तो देखिए ये एक ब्लैंकेट टर्म है, यानी कि इसमें मोटा मोटी हम इसमें जो आर्कटिक रीजन है या जो पोलर रीजन है वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं उनके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन कनाडा और ग्रीनलैंड ये दोनों भी क्या हैं, पोल के पास में, पोल से काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं उनको एस्कीमो नहीं बोलते हैं। क्या बताया मैंने कि भाई ये अर्थ है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो इस जोन में और इस जोन में जो लोग रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा, इन दोनों के लिए एक ब्लैंकेट टर्म हमने यूज़ कर लिया, क्या बोला उनको, एस्कीमो। लेकिन कनाडा और ग्रीनलैंड यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं ये लोग नहीं पसंद करते कि इनको भी एस्कीमो कहा जाए, ठीक है। तो भाई कनाडा और ग्रीनलैंड वालों वो अपने आप को क्या बोलते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं इन्यूट। उन्हें क्या बोलते हैं, इन्यूट, ठीक। अच्छा, तो एस्कीमो वर्ड फिर हम नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो भाई अलास्का के लिए यूज़ करेंगे। अलास्का वाले जोन में, यानी कि ये अपना हो गया, ये हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ है अलास्का। तो भाई इस वाले जोन में जो लोग रह रहे हैं या जो रसिया के साइबेरिया वाले पार्ट में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए एस्कीमो वर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कनाडा वाले जो इनहैबिटेंट्स हैं वो लोग पसंद नहीं करते कि जो वहाँ के जो एबोरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं वो लोग पसंद नहीं करते कि उन्हें एस्कीमो बोला जाए। तो वहाँ पे बाकायदा 1982 में एक्ट पास हुआ रिकॉग्निशन देने के लिए, किनको, इन्यूट्स को, कि वो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। क्योंकि जो एस्कीमो वर्ड है, एस्कीमो का मतलब होता है ईटर्स ऑफ रॉ फ्लेश, है ना, कच्चा जो मांस है उसको खाने वाले लोग। तो ये जो इन्यूट्स है ये पसंद नहीं करते, ये इनको एक अपमानजनक लगता है, पेजोरेटिव टर्म लगती है, ये ऑफेंसिव इनको टर्म लगती है, ठीक। अच्छा भाई, अच्छा, दूसरी तरफ जो अलास्का में रहने वाले वहाँ के जो लोकल इनहैबिटेंट्स हैं जो कि खुद को एस्कीमो बोलना पसंद करते हैं, वो नहीं पसंद करते कि अगर उनको क्या किस में कैटेगराइज कर दिया जाए, इन्यूट में, ठीक है। दोनों ही लो टेम्परेचर वाले रीजन के रहने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पसंद करते अगर इनको, अलास्का वालों को अगर इन्यूट बोला जाए, और कनाडा वाले या ग्रीनलैंड वाले नहीं पसंद करते अगर उनको एस्कीमो बोला जाए, इन्यूट ना बोला जाए, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही बात रेड इंडियन की है। तो भाई रेड इंडियन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये कोई टर्म नहीं है ना। क्यों? क्योंकि बात ये है कि भाई जब कोलंबस इंडिया की तरफ निकला और बाई मिस्टेक किधर पहुंच गया, अमेरिका साइड चला गया, तो उसको लगा कि यार मैं तो जा रहा था इंडीज़ की तरफ, है ना, अब यार इंडीज़ नहीं है, ओहो ठीक मिस्टेक हो गई। उस मिस्टेक को कवर अप करने के लिए उसने बोला कि यार ये कोई बात नहीं, ईस्ट इंडीज़ नहीं है लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ है, ठीक ना, वेस्ट इंडीज़ है। और वहाँ जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस बोल दिया, तो यहाँ वालों को इसने क्या बोल दिया, रेड इंडियन बोल दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ऑफेंसिव टर्म है, यानी कि जो रेड, ये जो ऊपर अभी हमने फोटो दिखाई थी, ये कहाँ गए वो कक्का, हाँ, ये जो फूफा आपके, इसको पसंद नहीं होगा कि इसको कोई रेड इंडियन बोले। हमने लिख तो दिया है, सॉरी उसके लिए, लेकिन भाई इसको पसंद नहीं होगा कि इसको रेड इंडियन बोला जाए, ठीक है। जैसे एस्कीमो है, इन्यूट है, इस तरीके से काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, ये उन्हीं में से आते हैं,
है ना, उन्हीं में से आते हैं। लेकिन इनको नहीं पसंद है कि इनको ये कलंक जैसा लगता है, रेशियल स्लर लगता है अगर इनको क्या बोल दिया जाए, इनको बोल दिया जाए रेड इंडियन। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में ये जो टर्म है ये अच्छी टर्म नहीं मानी जाती। तो भाई जो आपको मैंने बता दिया कि ये किसकी मिस्टेक है, सब किसका किया करा धरा है, क्रिस्टोफर कोलंबस का किया धरा है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे। अच्छा, ये वाला जो रीज़न है, यहाँ साल भर तो बर्फ़ी जमी रहती है और यहाँ भी, तो इसीलिए पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी कम है। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट 0 पॉपुलेटेड एरिया में ये आता है। अब अगर पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, ये तो बात हो गई कि कनाडा की और ग्रीनलैंड की। अच्छा, एक बात समझिए, ग्रीनलैंड को हम यहाँ डिस्कशन में ले तो रहे हैं, है ना, ज्योग्राफिकली ये एक हम इस कॉन्टिनेंट में ही ग्रीनलैंड को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये ग्रीनलैंड पॉलिटिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इस पे किसका कब्जा है, डेनमार्क का है। ठीक है, और डेनमार्क किधर है, यूरोप में है। तो कहने का मतलब पॉलिटिकली तो ये यूरोप में आता है और जियोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो जो 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जैसे यहाँ 105 है ना, और ये 120 है, तो इसका मतलब कि 100 जो होगा यहाँ कहीं होना चाहिए इस जगह पे। तो अगर इस पूरी लाइन को कंप्लीट बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से बननी चाहिए ये। ठीक है भाई, तो ये जो लाइन मैंने बना दी, इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ भाई। ये जो लाइन आप देख रहे हैं 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस लाइन के इस वाले एरिया में इधर ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन इस तरफ रहती है और बाकी बची हुई 15% इस तरफ रहती है। और इस 15% में भी कहाँ, इस वाले पार्ट में, ये कैलिफोर्निया जो स्टेट है, ये वाला जो स्टेट है क्या है, कैलिफोर्निया। ठीक है भाई, तो और कैलिफोर्निया के अलावा मैक्सिको हो ही है, तो मेनली यहाँ रहेंगे। बाकी यहाँ तो पूरा क्या है, यहाँ क्या फैला हुआ है, इसको ब्लैक कलर से ले लेते हैं। यहाँ तो भाई रॉकी माउंटेन है ना, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो भाई इधर 85% इस तरफ है और 15% केवल इस तरफ है। तो ये एक तरह से वो लॉन्गिट्यूड है जो डिवाइड कर रहा है पॉपुलेशन वाइज किसको, नॉर्थ अमेरिका को। अच्छा, अब मेनली जो डेंस पॉपुलेशन वाला जो पार्ट एरिया है वो क्या है, वो एक तो ये कोस्टल रीजन, यहाँ पॉपुलेशन अच्छी खासी है। दूसरा यहाँ जो ग्रेट लेक्स वाला रीजन है, ये यहाँ पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है, और यहाँ भी, और सेंट लॉरेंस रिवर है यहाँ पे, इधर अच्छी पॉपुलेशन है। यहाँ मिसिसिपी मिसौरी वाला जो रीजन है यहाँ, तो ये पूरा ही एक तरह से डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया हो गया। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है वो कहाँ है, वो ग्रेट लेक्स वाले रीजन में हो गया, सेंट लॉरेंस के किनारे किनारे हो गया, और अटलांटिक जो कोस्ट है वो हो गया। ठीक है, तीनों बातें हो गई। अब बात करते हैं बरमूडा आइलैंड की। तो देखिए भाई, बरमूडा आइलैंड आगे मैप में यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए, ये रहा अपना यूएस नॉर्थ अमेरिका। ठीक है भाई, ये, और ये मियामी, ध्यान रखिएगा आप, मियामी। ठीक, ये मियामी जिस स्टेट में है, टोटल 50 स्टेट्स हैं यूएस में, कितने राज्य हैं, 50 में से ये हम एक की बात कर रहे हैं, फ्लोरिडा की। ठीक है भाई, तो फ्लोरिडा ये जो स्टेट है, ये फ्लोरिडा स्टेट हो गया। तो फ्लोरिडा स्टेट में मियामी है सिटी। ठीक है, मियामी है सिटी, और मियामी सिटी के यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सैन जुआन है, प्यूर्टो रिको ये, और यहाँ पे एक आइलैंड है बरमूडा, एक आइलैंड है ये बरमूडा। तो भाई बरमूडा, मियामी और प्यूर्टो रिको, ये तीन जो रीजन हैं, इन रीजन्स को अगर मिला दे तो एक आप देखेंगे एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। अब ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, काफ़ी टाइम तक पहले की बात है, जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी तब की बात है, यहाँ बहुत सारे जो शिप्स थे और जो प्लेन्स थे वो यहाँ पे
मिस्टीरियस तरीके से यहाँ से गायब हो जाते थे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी जो है तो कहना चाहिए कि थ्योरीज दे दी गई कि भाई यहाँ पे हो सकता है क्या पोर्टल है क्या दूसरी दुनिया के लिए, या क्या यहाँ पे कोई और डेविल है क्या, यहाँ पे डेविल ट्रायंगल भी इसको बोल दिया है ना। तो अलग अलग इसमें बहुत सारी मूवीज़ बन गई है ना, बहुत सारी बुक लिख दी गई। तो ये एक तरह से काफ़ी टाइम तक मिस्ट्री ये बना रहा, लेकिन अब ये मिस्ट्री नहीं है। यहाँ कुछ भी ऐसा प्रूफ जिसको कहते हैं सुपर नेचुरल, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला है। ये बताया गया कि भाई ऐसा है, यहाँ क्या क्या होता था। यहाँ अब तक जो ऑन रिकॉर्ड लगभग कह सकते हैं लगभग 50 प्लेन्स यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं, ऐसा बताया जाता है। तो रीज़न क्या था, है ना, 2-3 यहाँ पे चीज़ें पैटर्न देखा गया। यहाँ से चीज़ें गायब हुई, है ना, जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ से गायब हुए, चाहे शिप हो चाहे प्लेन हो। उसमें ये बताया गया कि एक तो ये देखा गया जो लोग यहाँ से सर्वाइवर जो बच गए, कुछ ऐसे भी थे जो यहाँ से बच गए। अब जो बच गए तो उन्होंने बताया कि तो भाई था क्या वहाँ, दिखा क्या। तो उन्होंने बताया एक तो यार यहाँ पे एक बार एक जो प्लेन था वो जब यहाँ से गुजरा, और जब गुजर करके बच करके निकला, और जब उसमें फिर वापस अच्छे से लैंड किया, तो उसने बताया कि भाई उसकी जो प्लेन की स्पीड थी वो इतनी हो गई थी बीच में 3000 किलोमीटर पर आवर। अब किसी भी जो प्लेन्स होते हैं इनका ये तो भाई मिसाइल की स्पीड इतनी होती है, प्लेन्स की स्पीड इतनी नहीं होती है। ठीक है, तो एक तो स्पीड यहाँ पे ज़्यादा हो गई। दूसरा यहाँ पे एक कहना चाहिए कि वेव्स का बिल्कुल टर्बुलेंस यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, टॉर्नेडो लाइक सिचुएशन बन जाती है, एक तो ये देखा गया। ठीक है, तीसरा अगर कोई मान लीजिए कि उसको तैरना आता है और अगर वो कूद गया समंदर में, तो भाई वो तैर भी नहीं पा रहा है। अब ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ हो गई। एक तो स्पीड ज़्यादा कैसे हो गई ये समझ में नहीं आ रहा, कैसे ऐसे हो सकता है। दूसरा पूरा यहाँ जो प्लेन यहाँ से जब पास होता था तो उसको भाई बादल इतने काले रहते थे उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है ये भी समझ में नहीं आया। तीसरा शिप कैसे, भाई कई बार ऐसा हुआ कि प्लेन के 2 टुकड़े हो गए, है ना, ऐसा भी यहाँ पे देखा गया। तो ये कैसे हो गए भाई, 2 टुकड़े कैसे हो गए उसके, है ना, शिप कैसे डूब रहे हैं। और तो और अगर कोई किसी को तैरना आ रहा है वो तैर क्यों नहीं पा रहा, वो क्यों डूबा जा रहा है। देखिए समझिए बात को। जैसे आपने देखा होगा, अब इसको एक एक करके, अब क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत एडवांस हो गई है, हमारे पास रडार, सोनार, सैटेलाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे अब हम यहाँ पे रीजन्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कोई तैर क्यों नहीं पाता था, है ना। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो रीज़न है, यहाँ ओशियन के नीचे वॉल्केनिक रीजन है, या वॉल्केनो है। यहाँ पे वॉल्केनो से निकलती है मीथेन गैस, और जो मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस का जो मास है वाटर के मास से कम होता है। जब वो डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में तो वाटर का जो डेंसिटी होगा वो कम हो जाता है। वाटर की डेंसिटी कम होने की वजह से अगर लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, जो अपथर्स्ट फोर्स बनेगा उसका ऊपर की तरफ वो भी कम बनेगा, और जब कम बनेगा तो आप उसमें तैर नहीं पाओगे। जैसे आपने ऐसा एक क्वेश्चन सुना होगा कि बताइए रिवर में स्विमिंग आसान है या सी में, तो इसका आंसर है कि रिवर में डिफ़िकल्ट है और सी में आसान है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि सी में क्या होते हैं, वाटर के साथ बहुत सारे सॉल्ट्स इसमें मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और रिवर में ऐसा होता नहीं है। तो वाटर में जब सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है तो उस वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा हैवी वाटर हो जाता है, और ज़्यादा हैवी होने की वजह से जो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ जो बनता है वो ज़्यादा बनता है। तो इसलिए सी में और डेड सी में तो भाई तैरने की भी ज़रूरत नहीं, आप एक अच्छे से पोजीशन बना करके लेट जाओ, आप डूबोगे नहीं, है ना। तो रिवर में जो स्विमिंग है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और रिवर, अब अगर वाटर में मान लीजिए कोई ऐसी हम गैस इसमें डिज़ोल्व कर दे जिसका मास कम रहता है, जैसे मीथेन की बात करें 16 है उसका, तो अब वाटर का 18 है मास, तो अब डेंसिटी और भी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी डेंसिटी तो इस वजह से कम डेंसिटी होने की वजह से कोई अगर तैरना चाहेगा तो जिस आसानी से वो पानी में तैर सकता है उस आसानी से नहीं तैर पाएगा, डूब जाएगा। ये तो हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया गया कि भाई नीचे वॉल्केनो है, वॉल्केनो से
मीथेन गैस निकले, मीथेन गैस डिसॉल्व हो गई और उसकी वजह से यहाँ पे इस तरह से ये एक थ्योरी ये दी गई। दूसरा, अगर मान लीजिए कि जैसे ये हमारा अपर सरफेस हो गया है ना ओशन का, और ये नीचे, अब यहाँ पे कोई माउंटेन है इस टाइप से, ठीक, और ये हमारा शेप है, ये शेप। अब ऐसा तो है नहीं कि शिप बिल्कुल ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, काफ़ी उसका पार्ट नीचे भी रहता है। अब जब शिप यहाँ से गुजरेगा तो इसे टकरा जाएगा, इससे टकरा जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, डूब जाएगा फिर ये, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जिस स्पीड से इसकी टक्कर इसमें होगी, और ये क्योंकि पत्थर है तो टकराएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने की वजह से डूब जाएगा। ठीक है, तो एक ये एक्सप्लेनेशन आ गया। तीसरा, कहीं कहीं पे ये जो माउंटेन्स है ये ऐसे ऊपर भी आ गए, ठीक, और दूसरे माउंटेन्स ऐसे ऊपर आ गए, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ एक साइक्लोनिक सिचुएशन बन जाती है। विंड्स जो हैं यहीं पे गोल गोल घूमने लग जाती हैं और एक साइक्लोन जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो इस वजह से अच्छा साइक्लोन वाली सिचुएशन बन जाती है। इसके अलावा एक और रीज़न यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो भी थोड़ा कम है। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से जो सन का जो रेडिएशन है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ज़्यादा आने, सन का रेडिएशन ज़्यादा आ रहा है। दूसरा ये यहाँ पे फिजियोग्राफिक फीचर जो इसका यहाँ का है, माउंटेन्स इस तरीके से बनना और उसके बीच में इस हवा जो विंड है वो ट्रैप हो जाएगी और इस तरह से एक साइक्लोन जैसी सिचुएशन बन जाती है। और तीसरा यहाँ के जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यहाँ का जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेशल हेक्सागोनल शेप में होता है, इस टाइप से हेक्सागोनल शेप में होता है। और ये जो क्लाउड होते हैं इनके बीच में प्रेशर की कंडीशन इस तरह से बनती है कि नीचे ओशन वाले सरफेस से ये पूरा एक तरह से पूरा साइक्लोन जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो ये इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर शिप प्लेन आया कोई, तो वो प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ गया तो उसकी स्पीड ज़्यादा, इधर से भी स्पीड ज़्यादा है, इसकी भी स्पीड, दोनों की स्पीड ज़्यादा है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से प्लेन के दो टुकड़े भी हो जाते हैं। तो भाई ये हैं बहुत सारे रीजंस जो बताए गए यहाँ के, जो अब तक जो इंसिडेंट्स रहे जिनको कि मिस्टीरियस बताया गया, लेकिन ये रिवील हुआ कि भाई मिस्टीरियस जैसा इसमें कुछ नहीं है, सारी इसमें लॉजिक के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात बर्मुडा ट्रायंगल की। अच्छा, बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ पे, ये रहा बर्मुडा ट्रायंगल अपना, ठीक, ये। और बर्मुडा ट्रायंगल के साथ साथ यहाँ ये जो आप रेड कलर से जो जोन देख रहे हैं, यहाँ इस रीजन में स्पेशल एल्गी मिलता है ना, सीवीड। तो ये जो सीवीड है इसका नाम है सॉर्गैसम। इसका नाम क्या है, सॉर्गैसम। तो भाई सॉर्गैसम जो है इसका एरिया लगभग मान के चलिए 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, पूरा सीवीड यहाँ पे है। ठीक है, तो भाई सॉर्गैसम सीवीड यहाँ पे फैला हुआ, सॉर्गैसम एल्गी यहाँ फैला हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सॉर्गैसो सी बोल दिया। अब देखिए जितने भी सी होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए कि पैसिफिक ओशियन है, तो भाई पैसिफिक ओशियन के बीच में एक छोटे पार्ट को कोई सी बोल दिया, भाई बड़ा वाला जो वाटर बॉडी है इसको ओशियन बोल दिया, और उसके अंदर छोटी वाटर बॉडी को क्या सी बोल देते हैं। लेकिन सी ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल फ्री होता है भाई, वो लैंड आसपास हो गया, जैसे मान लो हो सकता है यहाँ पे कोई आइलैंड हो, यहाँ कोई आइलैंड हो, हाँ तो इसको सी बोल देंगे। ठीक है, तो यानी कि सी नेम हम तभी देते हैं जब क्या हो, कोई ना कोई लैंड बॉडी से लैंड बॉडी हो आसपास, है ना। अब यहाँ पे क्या खास बात है कि देखिए कितने पार्ट को हम सॉर्गैसो सी बोल रहे हैं, इतने पार्ट को जितने में रेड है, और इस रेड के कांटेक्ट में कोई लैंड बॉडी तो है नहीं, है ना, कोई लैंड बॉडी तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये अकेला एक ऐसा सी है जिसको कुछ नाम दिया गया है। एक्चुअली सी तो है ही नहीं, क्योंकि सी तो तब होगा ना जब यहाँ पे वाटर हो, भाई वाटर के ऊपर तो एल्गी आ गया ना, तो पूरा फैला हुआ है। तो इस वजह से जो छोटे मोटे शिप होते हैं यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाते, फंस जाते हैं वहीं पे। क्योंकि आपको पता है, आपने अगर कभी देखा हो कि शिप के नीचे यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से यहाँ मशीन होती है जो घूमती है, तो अब ये घूम नहीं पाएगी, ये फंस जाएगा एल्गी इसमें, तो इसलिए फंस जाते हैं।
तो भाई ये रही बात सारगैसो सी के बारे में, ठीक है। तो सारगैसो सी जो है ये देखिए किससे किससे सराउंडेड है, इधर है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इधर है गल्फ स्ट्रीम, है ना, इधर है एंटलीज करंट, इधर है एजोर्स करंट, है ना, इधर है कैनरी। तो इतनी सारी यहाँ पे ये करंट्स हैं जिनसे ये सराउंडेड है। तो ये हो गई बात सारगैसो सी की। अच्छा, सारगैसो सी की एक और ख़ास बात है, ख़ास बात, अच्छा एक तो ये मैंने बताना भूल गया कि जो बरमूडा आइलैंड है उसमें किसका अधिकार है, ब्रिटिश का है, ठीक है। अच्छा भाई, और सारगैसो सी के वेस्टर्न पार्ट में, ये तो डायग्राम से देख ही सकते हैं हम, ये देखिए ये सारगैसो सी रहा, इसका वेस्ट पार्ट में बरमूडा ट्रायंगल, और ये बरमूडा आइलैंड इसके वेस्ट पार्ट में। अच्छा, फिर इसके बाद हाँ मैं बात आ रहा था कि सारगैसो सी जो है उसकी एक और ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है कि जितनी भी सी वीड्स होती हैं उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, फ्लोर में होता है, ओशन के फ्लोर में, है ना। जैसे मान लीजिए समंदर हो गया और ये सी फ्लोर है, तो भाई सी वीड्स यहाँ मिलेंगी, यहाँ यहीं इनका रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये जो सारगैसो सी वीड है इसका भाई जो रिप्रोडक्शन होता है ये सरफेस में ही हो जाता है, अपर सरफेस में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें एक खास बात है जो बाकी जो सी वीड से इसको डिफ़र करती है। अच्छा भाई, तो ये तो बात हो गई सारगैसो सी का वास्ट पैच ऑफ ओशियन, है ना। और ये आपको याद रखना ही है कि ये एक ऐसा ओशियन है जिसमें एक ऐसा सी है जो कि किसी नो लैंड बाउंड्री, इसमें कोई लैंड बाउंड्री है ही नहीं, है ना। तो किससे किससे सराउंडेड है, वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम हो गई, है ना, नॉर्थ में ईस्ट में कैनरी हो गई, गल्फ स्ट्रीम इधर और इधर कैनरी हो गई, नॉर्थ में इसमें नॉर्थ अटलांटिक करंट हो गई, ठीक, और साउथ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई। इस तरीके से अभी हमने वही देखा था यहाँ इस वाले डायग्राम में, ये देखिए इक्वेटोरियल ये रही, और इधर जिसको हमने ये एजोर्स बोला है ये यहाँ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक करंट इसमें ये, ठीक है। तो ये हो गई बात सारगैसो सी की, है ना। बरमूडा आइलैंड का वैसे जो नाम है उसको सोमर्स, वहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, उसको सोमर्स आइसल्स बोलते हैं। हैमिल्टन उसकी कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। अब नॉर्थ अमेरिका की बड़ी सिटीज़ की अगर बात करें तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ बड़ी सिटीज़ यहाँ नेम देखिए, एक मैक्सिकन सिटी हो गया, ये रहा मैक्सिकन सिटी, मैक्सिको में है, ये बड़ी सिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा फिर अगला क्या, लॉस एंजलस, ये रहा लॉस एंजलस, ठीक, कैलिफोर्निया वाले स्टेट में। फिर इसके बाद शिकागो है, ये रहा भाई शिकागो, ठीक, शिकागो हो गया। शिकागो के बाद टोरंटो हो गया, ये रहा टोरंटो, ये, ठीक है। ऑन्टेरियो स्टेट में टोरंटो आता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये लेब्राडोर और ये न्यू फाउंडलैंड ये स्टेट हैं उधर कनाडा में, और यहाँ पे एक छोटा आइलैंड है, ये है सेंट पियरे मैकुलन। तो ये जो सेंट पियरे मैकुलन आइलैंड है ये किसके अंडर में है, ये फ्रांस के अंडर में है, ठीक। और लोकेटेड कहाँ है, तो न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रोविंस, अभी हमने कनाडा का दिखाया ना आपको, ये लेब्राडोर हो गया और ये न्यू फाउंडलैंड, ये दोनों जो राज्य हैं कहाँ के हैं, ये कनाडा के हैं। तो उसके कहाँ हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये इसके यहाँ पास है, ठीक, साउथ वाले पार्ट में हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।